अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं, डाटा एंड रिपीटिशन। ठीक है, जैसा हमने पिछले यूनिट में पढ़ा था ना कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसके 3 टाइप्स होती हैं, सीक्वेंशियल, सिलेक्शन और रिपीटिशन। सीक्वेंशियल और सिलेक्शन तो हम पिछले यूनिट में पढ़ चुके हैं, अब बारी है रिपीटिशन की। लेकिन रिपीटिशन से पहले हम थोड़ा सा डाटा और डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डाटा स्ट्रक्चर? विच डाटा स्ट्रक्चर मोस्टली यूज्ड इन सी प्रोग्रामिंग? डाटा स्ट्रक्चर क्या है और कौन सा डाटा स्ट्रक्चर सी प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे डाटा स्ट्रक्चर क्या है। डाटा स्ट्रक्चर इज़ अ कंटेनर, ये एक ऐसा कंटेनर है टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स इन अ स्पेसिफिक लेआउट। एक मखसूस लेआउट के अंदर वो क्या करता है, डाटा को अपने अंदर स्टोर कर देता है। डाटा स्ट्रक्चर क्या है, एक ऐसा कंटेनर है जो कि एक मखसूस लेआउट में डाटा आइटम्स को अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक है, कंटेनर जैसा आप एक इस तरह एग्जांपल ले लो कि आपके पास दराज है, तो आप अपने जो चीज़ें हैं उस दराज में उसी तरह रखोगे ना जिस तरह उसका स्ट्रक्चर होगा। या एक मल्टीपल खानों वाली कैबिनेट है, उस कैबिनेट के अंदर आप कपड़े उसी तरह से रखोगे जिस तरह से वो बनी हुई है। ठीक है, और अगर एक ब्रीफ केस है, जिस तरह से उसका स्ट्रक्चर बना होगा कंटेनर का, उसी तरह से आप उसके अंदर अपनी चीज़ों को स्टोर करोगे। इस डाटा स्ट्रक्चर में एक ऐसा कंटेनर है जो कि मखसूस लेआउट में डाटा आइटम्स को अपने अंदर स्टोर करता है। डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स आर अवेलेबल इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत से डाटा स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं, जिनमें से जो अरे है ना वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ क्वेश्चन में था ना कि कौन सा डाटा स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो वो अरे है। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर की मैं दोबारा आपको समझा देती हूँ। डाटा स्ट्रक्चर क्या है, एक ऐसा कंटेनर है, एक ऐसा कंटेनर मतलब जो चीज़ें अपने अंदर रखता हो। ठीक है, जो अपने अंदर क्या महफूज करता है, डाटा आइटम्स को महफूज करता है। किस तरह महफूज करता है, एक स्पेसिफिक लेआउट में। सपोज एग्जांपल ले लो कि जैसा ये कंटेनर जो है ना, इसके 4 खाने हैं, तो पहला डाटा आइटम इस साइड पे आ जाएगा, दूसरा डाटा आइटम इधर आ जाएगा, तीसरा डाटा आइटम इधर आ जाएगा, चौथा डाटा आइटम इधर आ जाएगा। ये इसका स्पेसिफिक लेआउट है। ठीक है, ये किस शेप में है, ये हॉरिजॉन्टल शेप में है। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि जो कंटेनर की शेप है ना, कंटेनर का जो लेआउट है वो वर्टिकल है। ठीक है, हम कह रहे हैं ना एक स्पेसिफिक लेआउट में, ये मैंने लेआउट बनाया, कौन सा बनाया है, हॉरिजॉन्टल वाला। ये लेआउट मैं बना रही हूँ वर्टिकल का, ये एक स्पेसिफिक लेआउट बन गया। ठीक है, अब इसने अपने अंदर डाटा आइटम्स को स्टोर करना है। पहला डाटा आइटम हम कहते हैं यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, दूसरा इधर स्टोर हो जाएगा, तीसरा इधर स्टोर हो जाएगा और चौथा इधर हो जाएगा। तो डाटा स्ट्रक्चर क्या है, कंटेनर है जो कि एक स्पेसिफिक लेआउट के अंदर अपने अंदर किन को स्टोर करता है, डाटा आइटम्स को। ठीक है, अब देखो हमने कहा है कि सबसे ज़्यादा कौन सा डाटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है, अरे। अब अरे क्या है, एन अरे इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर। अरे क्या है, डाटा स्ट्रक्चर है दैट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज़ ऑफ सेम डाटा टाइप। ये बहुत सी वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, मल्टीपल वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, और उन सब की डाटा टाइप सेम होगी। कैसे, अगर इंटीजर टाइप का डाटा अरे है तो वो मल्टीपल इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। अगर फ्लोट डाटा टाइप का अरे है तो वो अपने अंदर फ्लोट या रियल वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर करेगा। और अगर करेक्टर टाइप का डाटा अरे है तो वो अपने अंदर मल्टीपल करेक्टर वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये क्या है कि अरे क्या है, एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि अपने अंदर बहुत सी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। अगर इंटीजर डाटा टाइप है अरे की तो वो अपने अंदर मल्टीपल इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। अगर फ्लोट डाटा टाइप है अरे की तो अपने अंदर मल्टीपल रियल वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। और अगर करेक्टर डाटा टाइप है तो अपने अंदर कई करेक्टर टाइप की करेक्टर टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अरे इज़ दैट it stores all the values of same data type of data at consecutive locations। ठीक है, इसकी एक और प्रॉपर्टी क्या है, एक प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी है, एक प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी है कि वो सेम डाटा टाइप की बहुत सी वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी
कि ये कंजक्टिव मेमोरी लोकेशंस में स्टोर करता है, ठीक है, लगातार स्टोर करेगा। ये नहीं है कि बीच में गैप आ गया है। वो जैसा मैंने यहाँ पे ये ऊपर बनाया ना, लगातार डाटा आइटम्स को अपने अंदर स्टोर करेगा। ये नहीं है कि 4 में स्टोर किया, 3 को स्किप कर दिया, 2 में स्टोर किया, 1 को स्किप कर दिया। कंजक्टिव का मतलब होता है लगातार, यानी एक ही सीक्वेंस में वो मेमोरी लोकेशंस चलेंगी, ठीक है। तो हमने पहली प्रॉपर्टीज़ की क्या पढ़ी कि मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करता है ऑफ सेम डाटा टाइप, मल्टीपल वैल्यूज़ ऑफ सेम डाटा टाइप। और दूसरी हमने क्या पढ़ी कि डाटा को स्टोर करता है कंजक्टिव लोकेशंस में, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। हाउ कैन यू डिक्लेयर एन एरे, ब्रीफली डिस्क्राइब द 3 पार्ट्स ऑफ एरे डिक्लेरेशन। देखो पीछे जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं ना कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते थे, पहले डाटा टाइप बताते थे वेरिएबल की, ठीक है, और फिर वेरिएबल का नाम, ऐसे ही था ना, वेरिएबल नेम ऐसे आता था। जिस तरह सपोज मैंने इंटीजर टाइप का एक n वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो इस तरह से डिक्लेयर करते थे। अब देखो अरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, अरे को ऐसे डिक्लेयर करते हैं कि सबसे पहले उसकी डाटा टाइप आती है जैसे वेरिएबल की आती है, ठीक है, डाटा टाइप आती है जैसा वेरिएबल का नाम आता है, इसी तरह अरे का नाम आता है, लेकिन साथ में हम अरे का साइज़ भी देते हैं, ठीक है। डाटा टाइप होती है, एरे का नाम होता है, लेकिन साथ में उसका साइज़ भी देते हैं कि एरे का साइज़ क्या होगा, ठीक है। अब डाटा टाइप क्या है, टाइप ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड इन एरे, कि किस टाइप का डाटा एरे में स्टोर होगा। एरे नेम से क्या मुराद है कि एरे का नाम हमने क्या रखा है, आइडेंटिफाई क्या है, एरे का साइज़ क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दैट कैन बी स्टोर, कि इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स स्टोर होंगे। अगर हम यहाँ एरे का साइज़ 4 देते हैं ना तो 4 एलिमेंट स्टोर होंगे, 5 देंगे तो 5 एलिमेंट स्टोर होंगे, ठीक है। If we want to declare an array of type int that holds the daily wages of a laborer for 7 days, then we can declare it as follows। अगर हमने एक array declare करना है जो कि एक मज़दूर की डेली वेजेस को अपने अंदर स्टोर करेगा, तो देखो उसकी डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर, वेरिएबल का नाम क्या होगा, डेली अंडरस्कोर वेज। और देखो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं ना, तो उसका array का साइज़ क्या होगा, 7। Following is the example of declaration of a float type array that holds marks of 20 students। के हम कहते हैं कि हमने जो 20 स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स को स्टोर करना है, तो हमने डाटा टाइप क्या रखी, फ्लोट। इंटीजर भी रख सकते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है फ्लोट हो, इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट मार्क्स। और फिर देखो एरे का साइज़ कितने रखा है, 20, तो वो 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स को अपने अंदर स्टोर करेगा, ठीक है। और साइज़ के इर्द गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, ये पैरेंथेसिस नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स ये जो होती हैं ये वाली। अब देखो एक्सप्लेन इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, कि आप एरे को शुरू कैसे करवा सकते हो। इनिशियलाइजेशन क्या होता है, शुरू करवाना, जैसा वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन करवाते थे ना। सपोज़ मैं इसी की एग्जांपल लूँ, यहाँ पे मैं लिख लूँ n = 5, तो हमने इंट n = 5, यानी हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर डाटा टाइप का, वेरिएबल का नाम है n और उसके अंदर क्या स्टोर कर दिया, 5। ये होती थी वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे हम कह रहे हैं एरे की इनिशियलाइजेशन, तो ये क्या है, असाइन वैल्यूज़ टू एन एरे फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली दफ़ा जब हम अपने एरे को वैल्यूज़ असाइन कर देते हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, एरे इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज़ का क्या मतलब होता है, शुरू करवाना, ठीक है। किसको शुरू करवाना, एरे को शुरू करवाना। और एरे को कैसे शुरू करवाना, कि शुरू में उसको कोई वैल्यूज़ असाइन कर दी जाए, वो चीज़ क्या कहलाती है, एरे इनिशियलाइजेशन। एन एरे कैन बी इनिशलाइज एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। जिस हम वेरिएबल डिक्लेरेशन, देखो ये डिक्लेयर किया ना हमने, वेरिएबल डिक्लेयर के टाइम पे जब उसको कोई वैल्यू असाइन कर दो तो वो वेरिएबल इनिशलाइजेशन होती है। इसी तरह एरे को डिक्लेरेशन के टाइम पे जब वैल्यूज़ असाइन कर दोगे तो वो क्या होगी, एरे इनिशलाइजेशन। ये देखो डाटा अंडरस्कोर टाइप एरे अंडरस्कोर नेम, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 अप टू सो ऑन वैल्यू n, ठीक है। यहाँ पे उसका जनरल सिंटेक्स दिया है कि देखो डाटा टाइप तो आएगी ना एरे की, फिर एरे का नाम आएगा, साइज़ की जगह n लिख दिया कि जितने नंबर ऑफ़ टाइम्स आपने उसको स्टोर करना है। फिर आप शुरू करवा दो वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 और जितनी भी वैल्यूज़ आपने करवानी है। इसकी एग्जाम्पल देखो नीचे है, फ्लोट हाइट
डाटा टाइप क्या है, फ्लोट। एरे का नाम क्या है, हाइट। एरे का साइज़ क्या है, 7, यानी अपने अंदर ये 7 आइटम्स को स्टोर करेगा। पहली वैल्यू क्या है, 5.7। ठीक है, इस तरह 7 लोकेशंस बनेंगी। ये देखो, ये 7 लोकेशंस बनेंगी। पहले के अंदर क्या चला जाएगा, 5.7। ठीक है, ये पहली लोकेशन हो गई। फिर दूसरी लोकेशन बनेगी, उसके अंदर क्या चला जाएगा, 6.2, ये दूसरा हो गया। फिर तीसरी लोकेशन बनेगी और उसके अंदर क्या चला जाएगा, 5.9। फिर चौथी लोकेशन बनेगी 6.1। फिर पांचवी लोकेशन बनेगी, उसके अंदर क्या चला जाएगा, 5.0। फिर छठी लोकेशन बनेगी, उसके अंदर क्या चला जाएगा, 5.5। फिर सातवीं लोकेशन बनेगी, उसके अंदर क्या चला जाएगा, 6.2। ठीक है, हियर इज अनदर एग्जांपल दैट इनिशियलाइज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। ये तो हमने फ्लोट को हमने करवा दिया ना, अब आप कैरेक्टर्स को कैसे करवा सकते हो, 5 वावल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है कैरेक्टर्स, डाटा टाइप क्या है, कैरेक्टर। उसका नाम क्या है एरे का, वॉवल्स। साइज़ क्या है एरे का, 5। पहले के अंदर पहली लोकेशन बनेगी, उसके अंदर चला जाएगा ए। ठीक है, मैं वही स्ट्रक्चर बना रही हूँ दोबारा। पहली लोकेशन में चला जाएगा ए, दूसरी लोकेशन में चला जाएगा ई, तीसरी लोकेशन में चला जाएगा आई, चौथी लोकेशन में चला जाएगा ओ, और पांचवी लोकेशन में चला जाएगा यू। अब ये याद रखना कि जब भी कैरेक्टर को इनिशियलाइज करवाते हैं तो उसके आगे पीछे सिंगल कोड देते हैं। ए के आगे पीछे भी सिंगल कोड होगा, ई के आगे पीछे भी सिंगल कोड, आई के आगे पीछे भी सिंगल कोड, ओ के आगे पीछे भी सिंगल कोड, और यू के आगे पीछे भी सिंगल कोड। इफ़ वी डोंट इनिशलाइज एन एरे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, अगर हम डिक्लेरेशन के टाइम पे एरे इनिशलाइज नहीं कराते, देन वी नीड टू इनिशलाइज द एरे एलिमेंट्स 1 by 1। फिर हमें क्या करना पड़ता है, एक एक करके एलिमेंट्स उसके अंदर स्टोर करने पड़ते हैं। इट मीन्स दैट वी कैन नॉट इनिशलाइज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे इन अ सिंगल स्टेटमेंट। इसका क्या मतलब है कि एक ही सिंगल स्टेटमेंट में हम सारे एलिमेंट को इनिशलाइज नहीं करवा सकते। दिस इज़ एक्सप्लेन्ड बाय द एग्जाम्पल बिलो। ठीक है, कैसे यहाँ पे बताया, देखो एक इंटीजर है, एरे का नाम एरे ही रखा है, यहाँ पे साइज उसका क्या है, 5। और फिर देखो एरे 5 में आगे जाके स्टोर करवाया है, तो वो क्या कहेगा, इनिशियलाइजेशन होल एरे आफ्टर डिक्लेरेशन नॉट अलाउड। यानी यहाँ पे तो आप उसको डिक्लेयर कर रहे हो और डिक्लेयर के फ़ौरन बाद यहाँ पे इनिशियलाइज करवा रहे हो, तो ये चीज़ अलाउ नहीं है। आप इसको फ़ौरन इसके साथ डिक्लेरेशन के साथ ही करवा सकते हो इनिशियलाइज। ठीक है, एरे को जब इनिशियलाइज करवाना है ना, तो जब डिक्लेयर कर रहे होते हैं, जब डिक्लेयर का क्या मतलब है, जब उसकी डाटा टाइप बता रहे होते हैं, जब एरे का नाम बता रहे होते हैं, जब एरे का साइज़ बता रहे होते हैं, तो उसके साथ ही उसको आप उसकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करवा दोगे तो वो अलाउ है। अगर आप एक दफ़ा डिक्लेयर कर दिया एरे और आगे जाके कहीं इनिशियलाइज करवा रहे तो वो अलाउ नहीं है। फिर अगर आपने आगे जाके इनिशियलाइज करवाना है ना, तो फिर आपको 1 by 1 करवाना पड़ेगा, इस तरह इकट्ठा नहीं करवा सकते। ठीक है, समझ आई इस चीज़ की। The compiler generates an error on the above example as we try to initialize the whole array in one separate statement after declaring it। ठीक है, वन सेपरेट स्टेटमेंट आफ्टर डिक्लेयरिंग इट, यानी डिक्लेरेशन के बाद जो है आप एक सेपरेट स्टेटमेंट में इसको इनिशियलाइज करवाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो चीज़ अलाउ नहीं है। ठीक है, क्या अलाउ है कि जो ही आप एरे को डिक्लेयर करो, उसकी डाटा टाइप बताओ, एरे का नाम बताओ, एरे का साइज़ बताओ, तो इक्वल्स टू का निशान लगा के साथ ही उसको इनिशियलाइज करवा दो, ये नहीं कि सेपरेट लाइन पे। हाउ वी कैन एक्सेस एरे एलिमेंट्स, ब्रीफली एक्सप्लेन। अब देखो हमने पढ़ा, पीछे हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा एरे क्या है। एरे क्या है कि ये एक डाटा स्ट्रक्चर है, एक कंटेनर है, एक डाटा स्ट्रक्चर एक कंटेनर है जो कि सेम डाटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर करता है। और दूसरी प्रॉपर्टीज़ की क्या है कि कंसेक्टिव लोकेशंस में स्टोर करता है। ठीक है, डिक्लेयर कैसे करते हैं, डाटा टाइप बताते हैं उसका, एरे का नाम बताते हैं और एरे का साइज़ बताते हैं। इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं कि जो ही हम उसको एरे को डिक्लेयर करते हैं, डाटा टाइप एरे नेम बता के, तो इक्वल्स टू एरे का नेम, एरे का साइज़ बता के इक्वल्स टू लगा के वैल्यूज़ साथ ही असाइन कर देते हैं, वो इनिशियलाइजेशन कहलाती है। अब हम बताते हैं, हम पढ़ते हैं कि उसको एक्सेस किया जाता है। कैसे एक्सेस किया जाता है, उसके इंडेक्स के साथ। ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे हैज़ एन इंडेक्स। हर जो एरे का एलिमेंट होता है उसका एक इंडेक्स होता है।
दैट कैन बी यूज विद द एरे नेम एज एरे नेम इंडेक्स। कैसे उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एरे नेम इंडेक्स के साथ? टू एक्सेस द डाटा स्टोर्ड एट दैट पर्टिकुलर इंडेक्स, के हम एक जो उस इंडेक्स के अंदर उस पर्टिकुलर इंडेक्स के साथ डाटा स्टोर हुआ है ना, उसको एक्सेस कर सकें। ठीक है, हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? एरे नेम के साथ इंडेक्स लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि हम उस पर्टिकुलर इंडेक्स में जो डाटा स्टोर हुआ है उसको एक्सेस कर सकें। फर्स्ट एलिमेंट हैज़ द इंडेक्स 0। अब एरे में जो पहला नंबर होता है ना, उसका इंडेक्स क्या होता है? 0। सेकेंड एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है? 1 एंड सो ऑन। दस हाइट 0 रेफर्स टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे हाइट 1 रेफर्स टू द सेकेंड। ठीक है, अब जब मैं पीछे आपको स्ट्रक्चर बताई थी, यहाँ मैं उसको 1 से शुरू करवाई थी, सिर्फ आपको एक चीज़ माइंड में बिठाने के लिए। ठीक है, लेकिन जनरली जो एरे होता है वो 0 से शुरू होती है, उसकी लोकेशन, उसका इंडेक्स जो है। अब देखो ये एक एरे बना हुआ है। ठीक है, इसके कितने एलिमेंट्स हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एरे का साइज़ क्या है? 7। साइज़ 7 कैसे है? इसके अंदर 7 वैल्यूज़ रखी हुई हैं। पहली वैल्यू 5.7 है, दूसरी वैल्यू 6.2 है, तीसरी वैल्यू 5.9 है, चौथी वैल्यू 6.1 है, पांचवी वैल्यू 5.0 है, छठी वैल्यू 5.5 है, सातवीं वैल्यू 6.2 है। ठीक है, ये देखो फ्लोट हाइट 7 और ये वैल्यूज़ इनिशलाइज करवाई हुई है, ये सारी इनिशलाइजेशन हुई है वेरिएबल एरे की। अब देखो ये इसके इंडेक्स है। पहला जो है ना, पहला ये देखो हाइट ये 0 इंडेक्स पे है, हाइट ये 1 इंडेक्स पे है, हाइट ये 2 इंडेक्स पे है, हाइट ये 3 इंडेक्स पे है, ये हाइट 4 इंडेक्स पे है, ये हाइट 5 इंडेक्स पे है, ये हाइट 6 इंडेक्स पे है। अब देखो नीचे प्रोग्राम गिवन है। राइट अ प्रोग्राम दैट स्टोर्स द एजेस ऑफ 5 पर्सन इन एन एरे एंड डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। यानी अपने अंदर वो 5 लोगों की एजेस को स्टोर करे और फिर इसको डिस्प्ले भी करे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट किया, क्लियर स्क्रीन। एरे की डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। एरे का नाम क्या है? एज। और उसका साइज़ क्या है? 5। ठीक है, अब देखो हम उसको 1 बाय 1 स्टोर करें, हमने इनिशलाइज नहीं करवाया। देखो इसको 1 बाय 1 वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं। इस चीज़ को आप यूँ भी कर सकते थे, इसको देखिए यूँ इनिशलाइज करवा सकते थे। इंट एज 5 इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे लिख देते 25 34 29 43 19। ठीक है, यहाँ इस तरह करवा सकते थे, लेकिन उसकी जगह उसने 1 बाय 1 करवाया है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हम उसको प्रिंट करवा दें। एजेस ऑफ 5 पर्सन्स आर, पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर पहले वेरिएबल की वैल्यू लेगा, तो एज 0। ये देखो ये एरे का नाम आ गया और ये इंडेक्स है। ठीक है, क्योंकि आपका ये जो 25 है ये इंडेक्स 0 पे पड़ा हुआ है, ये सारे इंडेक्स हैं। ये इंडेक्स 0 में पड़ा हुआ है, ये इंडेक्स 1 पे पड़ा हुआ है, ये इंडेक्स 2 पे पड़ा हुआ है, ये इंडेक्स 3 पे पड़ा हुआ है, ये इंडेक्स 4 पे पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको इस तरह से संभाल लो जिस तरह एक कॉलोनी होती है ना, हर मकान का नंबर होता है, बाहर लगा होता है। इसी तरह ये एरे जो है ना, इसको यूँ समझ लो ये क्वार्टर्स हैं। ठीक है, ये क्वार्टर्स हैं, यहाँ पे ये डाटा आइटम्स जो है ये क्वार्टर्स के अंदर रहने वाले लोग हैं, और ये क्वार्टर का नंबर है। ये 0 नंबर का क्वार्टर है, ये 1 नंबर का क्वार्टर है, ये 2 नंबर का क्वार्टर है, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का। तो उसको इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये इंडेक्स है, इस पर ये जो है इसका जो 25 का एड्रेस है वो 0 है, 34 का 1 है, 29 का 2 है, 43 का 3 है और 19 का 4 है। ठीक है, इस तरह हम एक 1 बाय 1 उसको एक्सेस करेंगे। पहले ए 0 पे क्या पड़ा हुआ है? 25 प्रिंट हो जाएगा। एज 1 में क्या पड़ा हुआ है? 34 प्रिंट हो जाएगा। एज 2 पे क्या पड़ा हुआ है? 29 प्रिंट हो जाएगा। एज 3 पे, ठीक है, एज 3 में क्या पड़ा हुआ है? 43 प्रिंट हो जाएगा। और एज 4 में क्या पड़ा हुआ है? 19 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसकी एग्जांपल। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 4 सब्जेक्ट एज इनपुट। 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स की इनपुट लेनी है फ्रॉम द यूज़र एंड कैलकुलेट द टोटल मार्क्स एंड डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ले लिया फ्लोट मार्क्स, हमने ले लिए। एरे का नाम क्या रखा है? मार्क्स। और इसका साइज़ क्या है? 4।
और फिर टोटल मार्क्स एक वेरिएबल ले लिया। प्लीज़ एंटर द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 4 सब्जेक्ट्स। जो 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं वो एंटर करें। अब देखो हम एरे को इनिशलाइज करवा उसकी वैल्यूज असाइन कर रहे हैं प्रिंटफ स्कैनफ से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मेट स्पेसिफायर %f लगा हुआ है ना, ये एंड मार्क्स 0, जो पहली वैल्यू यूज़र एंटर करेगा ना वो जाके किस में स्टोर हो जाएगी, एंड मार्क्स 0 में। जो यूज़र दूसरी वैल्यू एंटर करेगा वो एंड मार्क्स 1 में एंटर हो जाएगी। जो तीसरी वैल्यू एंटर करेगा वो एंड मार्क्स 2 में एंटर हो जाएगी, और जो चौथी वैल्यू एंटर करेगा वो एंड मार्क्स 3 में एंटर हो जाएगी, ठीक है। ये देखो इस तरह से लोकेशंस बनेंगी। एक लोकेशन बनेगी मार्क्स 0 के नाम से, उसमें पहली वैल्यू चली जाएगी। एक लोकेशन बनेगी मार्क्स 1 के नाम से, उसमें दूसरी वैल्यू चली जाएगी। एक लोकेशन बनेगी मार्क्स 2 के नाम से, उसमें तीसरी चली जाएगी। और एक लोकेशन बनेगी मार्क्स 3 के नाम से, उसमें चौथी वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। सपोज़ मैं कहती हूँ कि एक में स्टूडेंट ने 40 मार्क्स लिए हैं, एक में स्टूडेंट ने 50 मार्क्स लिए हैं, एक में 60 लिए हैं और एक में 70 लिए हैं, ठीक है। ये 40 मार्क्स 0 में स्टोर है, 50 मार्क्स 1 में, 60 मार्क्स 2 में और 70 मार्क्स 3 में। अब देखो टोटल लेना है इनका, टोटल मार्क्स इक्वल्स टू, अब देखो इनको एक्सेस कैसे करेंगे, हमने कहा ना इंडेक्स से एक्सेस करेंगे। तो इंडेक्स 0 मार्क्स 0 प्लस मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2 प्लस मार्क्स 3, ठीक है। ये देखो ये मार्क्स 0 से 40 लेगा, मार्क्स 1 से 50 लेगा, मार्क्स 2 से 60 की वैल्यू लेगा, मार्क्स 3 से 3 की वैल्यू लेगा, और क्या करेगा इन सबको प्लस करके और फिर टोटल मार्क्स में स्टोर कर देगा, और यहाँ पे हम उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, हाउ वेरिएबल कैन बी यूज एज एरे इंडेक्सेस। अब देखो हम वेरिएबल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं एरे इंडेक्स के तौर पे। इसकी एग्जांपल क्या है कि यहाँ भी देखो हमने एक वेरिएबल है इंटीजर डाटा टाइप का, उसका नाम है एरे और उसका साइज़ क्या है 5, उसमें स्टोर कर दिया 10 20 30 40 50, ठीक है। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया इंट आई के नाम से। फॉलोइंग स्टेटमेंट आस्क द यूज़र टू इनपुट एन इंडेक्स इनटू वेरिएबल। अब देखो हमने किसी एक लोकेशन को एक्सेस करना है ना, तो हम पूछेंगे किस लोकेशन को एक्सेस करना है, तो प्रिंटफ स्कैनफ लगाएंगे प्लीज़ एंटर द इंडेक्स हुज वैल्यू यू वांट टू डिस्प्ले, कि इंडेक्स नंबर एंटर करो जिसकी वैल्यू को आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो। यूज़र जो वैल्यू भी एंटर करेगा वो जाके किस में स्टोर हो जाएगी, एंड आई के अंदर, ठीक है। सपोज़ मैं कहती हूँ कि यहाँ पे यूज़र ने 2 एंटर किया, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गई 2, ठीक है। आई के अंदर 2 चला जाएगा। अब देखो हमने उसको एक्सेस करना है, द वैल्यू इज़ %d एरे, और फिर देखो आई के अंदर हमने उधर क्या स्टोर किया हुआ है 2, तो एरे 2 के अंदर क्या पड़ा हुआ है, हम मार्क्स वाली एग्जांपल ही देख लेते हैं। अरे इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है 60, तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा 60, ठीक है, वो उसको डिस्प्ले कर देगा। उससे देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे वाइड मेन क्लियर स्क्रीन इंट एरे 5 इक्वल्स टू 10 20 30 40 50, यहाँ पे हमने इनिशियलाइज करवाया, आई इक्वल्स टू 2 दे दिया, इंडेक्स हमने 2 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्प्ले वैल्यू 30 एज आई कंटेन्स 2 एंड द वैल्यू एरे 2 इज़ 30, यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया उसको। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे इंडेक्स 0 पे 10 है, 1 पे 20 है, 2 पे 30 है, 3 पे ये और 4 पे ये, ठीक है। आई इक्वल्स टू 2 यानी इंडेक्स 2, तो 2 में क्या पड़ा हुआ है 30, यहाँ 30 डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ हम कह रहे हैं आई प्लस प्लस यानी आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। इस स्टेप के बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ठीक है। और यहाँ पे देखो हम कह रहे हैं एरे आई दोबारा डिस्प्ले करो, तो एरे 3, एरे 3 के अंदर इस वक्त क्या पड़ा हुआ है, एरे 3 के अंदर पड़ा हुआ है ना 40, तो आपको क्या डिस्प्ले हो जाएगा 40, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लूप स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।